मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? इस वीडियो में आप सभी लोगों का हमारे तरफ से सादर अभिवादन है। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में कोर्स 8 यूनिट 3 के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा क्या है उसको मैंने बहुत ही विस्तार रूप में बताया हूँ। यूनिट कोर्स 8 और यूनिट 3 के अंतर्गत आज मैं ज्ञान क्या है, मतलब नॉलेज एंड स्कूल, मतलब ज्ञान एवं विद्यालय में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ज्ञान और विद्यालय क्या है, ज्ञान और विद्यालय में अंतर क्या है, तो आज मैं पहले आपको ज्ञान से परिचित करा रहा हूँ। इसके बाद तब विद्यालय। जब हम ज्ञान मानव की विकास की यात्रा का मध्य मार्ग है और जब भावी विकास की गाथा का प्रेरक आधार ही ज्ञान ही है। ज्ञान साध्य भी है और साधन भी है। अगर जब हम ज्ञान बल या शक्ति, बल भी है, ज्ञान शक्ति भी है, तो ये ज्ञान को साधन के रूप में, ज्ञान को साध्य के रूप में, ज्ञान को बल के रूप में, ज्ञान को शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञान की जब उत्कृष्ट अभिलाषा ही विकास का मार्ग प्रशस्त करती है और जब ज्ञान की यह जिज्ञासा ही अनेक कालक्रिय रचनाओं जैसे विधाओं को जन्म देती है, चाहे वह साहित्य हो, संगीत हो, कला हो, या कि कोई विधा को भी उन्होंने स्थान ज्ञान के रूप में देता। जब हम ज्ञान की बातें करते हैं तो अस्तो मां सद्गम गमय, अस्तो मां सद्गम और तस्मो मां ज्योतिगम, ज्योतिगम कि ज्योति ज्ञान ही है, जिसके अंदर ज्योति है वह ज्ञान है। परंतु ज्ञान है क्या है? जब ज्ञान तथ्यों, सूचनाओं का एकत्रीकरण, छाटना, विभेदीकरण करना, मंथन करना, अंतर करना, ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। इसमें अगर हम जलज कमल की भांति उन्हें भिन्न है, ज्ञान जलज कमल की भांति भिन्न है और संयम, जिज्ञासा, निरीक्षण, परीक्षण का प्रमाण आधारित नियम निर्धारण सूचनाओं से ज्ञान तक की जो बौद्धिक चिंतन की यात्रा के जो विशिष्ट तत्व हैं, उसको विचार मंथन या विश्लेषण की प्रक्रिया, स्वाध्याय की प्रक्रिया, मनन की प्रक्रिया, निधि स्वाध्याय की प्रक्रिया, अगर भारतीय प्रणाली पर
ही ये सब टिकी है, भारतीय प्राणियों पर ही टिकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रश्नों के उत्तर की खोज सुकरात को ज्ञानी बनाती है, तो उत्तर की खोज वह बाहर करता है, जो उत्तर को खोज करके बाहर करता है, और किंतु मंथन उसके अंदर होता है। ज्ञान के द्वारा किसी भी चीज का मंथन कर सकते हैं और अपने उत्तर अंततः स्वयं ही खोजने होते हैं, और सूचना पर आधारित होते हुए भी ज्ञान उससे भिन्न है, उत्कृष्ट है। मैंने आपको ज्ञान के स्रोत में 2-4 पॉइंट आपको नोट कराए थे, आप लोग सुने भी होंगे कि इंद्रिय अनुभव, तर्क, साक्ष्य और अंतःकरण सेम उसी प्रकार के ज्ञान को, जब हम ज्ञान इंद्रिय जन से प्रारंभ होकर, इंद्रियों से प्रारंभ होकर अंतः दृष्टि तक प्रकाष्ठा पर पहुंच जाता है, और उसी तरह तर्क केवल एक सीमा तक ज्ञान पिपासु पर अलौकिक दृष्टि से अपना सहायता करते हैं। और जब हम इस घटकों में एक व्यक्ति प्राचीन काल में ऋषियों की भांति जो ज्ञान का प्रशास्ता होता है, तो अंतर्दृष्टि की बातें जब आती हैं, तो पानी में जो पानी में जब टप में मिली, तो गौतम बुद्ध को तपस्या के बाद प्रसाद रूप में अर्जित खीर से, और इसकी प्राप्ति एक सदस्य ही है। और जब हम वेद की बातें करते हैं कि वेदों से ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होता है, तो वेद में 3 प्रकार के हम ज्ञानार्थियों का उल्लेख करते हैं। एक व्यक्ति तालाब के पास जाता है और अपने शरीर पर जल छिड़क कर कहता है स्नान हो गया। ज्ञान के बाद दूसरा व्यक्ति उसी तालाब के पास ठीक से हाथ मुंह धोता है और कहता कि उसका स्नान हो गया। तीसरा व्यक्ति पानी में डुबकियां लगाता है, अधिक गहराई तक जाके स्नान करता है, डुबकियां लगाता है, कहता है कि मेरा स्नान हो जाता है। तो भांति भांति वो नहाता भी है और कहता है कि उसका स्नान हो गया। तब वेद के अनुसार ज्ञान इस तीसरे प्रकार के व्यक्ति के समक्ष ही स्वयं को प्रकट करता है। तो इसमें एक कह सकते हैं कि निज खोजा तिन पाया, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मतलब ज्ञान साधन से मिलता है, साध से नहीं। और सुखार्थियों कुरुतो विद्या, सुखार्थी कुतो विद्या, अब विद्यार्थियों कुतो सुखनो। मतलब प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने विद्वानों की 3 श्रेणियां रखा, उसे यज्ञ और विज्ञ और प्रज्ञ, यज्ञ विज्ञ प्रज्ञ। तो इसमें प्रज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानी है।
ये ज्ञान महर्षियों ने अपना ज्ञान के प्रति तो रखा। अब फिर बोला कि आज तकनीकी का युग है, आज इस ज्ञान को हम नहीं समझ पाते, लेकिन आज तकनीकी युग है। तकनीकी युग की जो विकास के युग में जो तकनीकी इतना जुड़ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ही ज्ञान है, टेक्नोलॉजी ही ज्ञान है। और टेक्नोलॉजी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसको हम समझ रहे हैं, इसको भी हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन यह प्रज्ञा ज्ञान का पर्याप्तता उसमें नहीं है। ज्ञानीय समाज ज्ञान पर आधारित एक प्रगतिशील विकासोन्मुख का समाज का निर्माण करता है। और जब हम टेक्नोलॉजी अगर मुक्त प्रतिभागी या व्यवस्था समाज में सभी धर्मों सभी वर्गों की यह प्रतिभागिता की इच्छुक है, और न कि केवल एक व्यक्ति या मुट्ठी भर लोगों के विकास की एक इस समाज में ज्ञान स्वयं में एक मूल्य बन जाता है। अब मूल्य बन जाता है या कि समाज के धर्म में परिणत और प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः जब हम ज्ञानी समाज को हम वास्तविक अर्थ में एक प्रजातांत्रिक समाज कहते हैं, ये प्रजातांत्रिक समाज है। इस प्रजातांत्रिक समाज में प्रजातंत्र एक जीवन शैली है, कहते हैं प्रजातंत्र एक जीवन शैली है, केवल एक सार्वजनिक व्यवस्था नहीं, एक सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। यह प्रत्येक की राय को मानता है, महत्व देता है प्रत्येक की राय को। जैसे मैं यूनेस्को प्रतिवेदन 2002 की बातें करते हैं तो समाज के प्रति दायित्व जो है वह बोध की ज्ञानी समाज की एक विशेषता मानता है कि यह सामाजिक ज्ञान की एक विशेषता है। और जब हम कार्ल पॉपर अपनी पुस्तक में लिखा कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में ज्ञान की सीमाओं की चर्चा करता है और मुक्त समाज निर्भर अपने ज्ञान की सीमाएं खोजने का प्रयास करते रहते हैं। और इस प्रयास में अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं। तनाशाह समाजों में को पॉपर मुक्त समाज का सूत्र बताता है, क्योंकि प्रतिभागियों के विरोधी हैं, प्रतिभागियों के भी विरोधी हैं, और वह सूचना विचार अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता के आधार। अब हमें प्रतिभागियों के विरोधी हैं और उसमें कोई समाज न तो ज्ञानी बन सकता है और न ही मुक्त समाज हो सकता है, यूनेस्को के 2002 की कथन के अनुसार। इसलिए विकसित समाज ज्ञानी समाज है। जब समाज विकसित होगा तो वह ज्ञानी समाज है, जहां विरोध एवं भिन्न राय को भी महत्व दिया जाता है। और इसी क्रम में मैंने संप्रेषण एवं भाषा की जब बात करते हैं तो संप्रेषण एवं भाषा किसी समाज की उन्मुखता की उत्तम पहचान या कसौटी है। संप्रेषण एक जीवंत मुक्त समाज का जब भाषा कोश निरंतर बढ़ता रहता है, मुक्त समाज का भाषा कोश जब निरंतर बढ़ता रहता है तो ज्ञान एक मुक्त प्रतिभागी
समाज में ही फलता फूलता है, जहाँ ज्ञान का निरंतर सृजन जारी रहता है। ज्ञान का निरंतर सृजन जारी रहना एक समाज की हितकर की बात है। और यह समाज सुकरात है, कहते हैं ना, सुकरात जो हर बिंदु पर प्रश्न करता है कि ज्ञान के अतिरिक्त विकसित क्षेत्रों में भी ये प्रश्न एवं प्रयोग किए करना जारी रहा है। कहते भी कि ये प्रश्न एवं प्रयोग जारी रहते हैं। लेकिन समाज में ज्ञान के हर आयाम क्षेत्र की अपनी उपादेयता होती है। इसलिए समाज में ज्ञान में समाज ही है, और तक ज्ञानी समाज में वह उसके अंतर्गत व्यवहारिकता, सैद्धांतिक, कौशल आधारित सभी प्रकार के ज्ञान में उत्कृष्टता पर बल दिया जाता है। ज्ञान सदा से ही विभिन्न समाजों का अभिष्ट रहा है, आज भी है। ज्ञान सदा भी विभिन्न समाजों का अवशिष्ट है, आज भी है। आज का जो ज्ञानी समाज है वह व्यापक जन प्रतिभागियों की हम बातें करते हैं तो उसमें भागता के अंतर्गत प्रजातांत्रिक और स्वरूप ज्ञान वृद्धि और द्रुत गति से एवं टेक्नोलॉजी की उत्कृष्टता के कारण प्राचीन एवं मध्यकालीन समाजों से भिन्न हैं, जिनमें प्रतिभागिता की हम बात करते हैं तो प्रतिभागिता केवल अभिजात वर्ग तक ही सीमित नहीं थी, अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी। आज ज्ञान के हर क्षेत्र का द्वार, किसी भी ज्ञान के हर क्षेत्र का द्वार सबके लिए खुला है, न कि एक व्यक्ति विशेष के लिए खुला। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक द्वार सब हर व्यक्तियों के लिए खुला है, किसी एक व्यक्ति और समाज के लिए नहीं। वे देशों की सीमाओं की अगर हम धुंधली हो रही है, उत्कृष्टता पर ज्ञानी वर्ग सदा से बल देता रहा है। आज ज्ञान वृद्धि की जब बातें आती हैं तो ज्ञान वृद्धि की तीव्र गति, लचीलापन, कीड़ापूर्ण नियोजन, टेक्नोलॉजी पर भी बल दिया जाता है। आज के ज्ञानी समाज का शिक्षक, बात करते हैं कि आज के ज्ञानी समाज का शिक्षक मानवीय संवेदना से परिपूर्ण होने के साथ साथ स्वयं नित्य नवीन ज्ञान के साथ क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर मैं बात करते हैं कि वह विद्यार्थी जो प्रश्न करना सीखे, देखिए कितनी अच्छी बात। विद्यार्थी को ऐसा ज्ञान देना चाहिए ज्ञानी समाज द्वारा कि वह प्रश्न करना सीखे, जिज्ञासु बने, अब विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं को छांटना सीखे और विभेद करना सीखे, वर्गीकरण करना सीखे तथा सूचना की, ज्ञान की सीढ़ी तक चढ़ने की कला उसमें विद्यमान हो और दक्ष हो, कला में वह दक्ष बन सके। विद्यार्थी को सही गलत में अंतर करना सिखाए, ऐसा समाज हो, और सिखाकर स्वयं निर्णय लेने में पारंगत करे, तब यह ज्ञानी समाज एक महत्वपूर्ण रूप में उभरेगा और तर्क का प्रशिक्षण दे, संप्रेषण दे और कुशल बनाए
संप्रेषण में कुशल बनाना, जैसे क्या कौशलों में, प्रक्रियाओं में, कला में, यह क्या है उसे कुशल बनाना। इसमें यूनेस्को रिपोर्ट 2002 के अनुसार हम बातें करते हैं तो शिक्षक विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी निपुणता, तर्कपूर्ण और सामाजिक दायित्व के प्रति संवेदनशील भी बनाएं। उसको कहा कि वह सामाजिक दायित्व के प्रति संवेदनशील बने। यूनेस्को ने 2002 में अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा। और जब हम ज्ञानी समाज के शिक्षक को विभिन्न संस्कृतियों की समझ आवश्यक हो, जो शिक्षक हमारे हैं उसको विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का ज्ञान हो, संप्रेषण का ज्ञान हो, भाषा के संदर्भ में ज्ञान हो, उसके विद्यार्थी विभिन्न पृष्ठभूमियों से परिचित हों, उसे उदार व्यापक दृष्टिकोण वाला हो। शिक्षक कैसा? उदार दृष्टिकोण वाला हो, पूर्वाग्रह मुक्त हो, क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो कि कक्षा में मैंने अभी प्रवेश किया, अब मैं पूर्व से सोच के आया हूँ, पढ़ाऊँ चाहे न पढ़ाऊँ, लेकिन आज विद्यार्थियों को मैंने डांटूंगा, अनाप शनाप बातें बोलूँगा नहीं। ऐसे शिक्षक को सामाजिक ज्ञान के द्वारा नहीं माना जा सकता कि जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, आग लगी हो, घटना हुई, दुर्घटना हुई हो और उसमें जाकर सोचा है पहले कि हमको यही करना है, ऐसे शिक्षक के ज्ञान की जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे उससे मुक्त हो, इस चीज़ों से मुक्त हो, पूर्वाग्रह से मुक्त हो। असंप्रेषण कौशल के लिए अनिवार्य शक्ति लागू करता हूँ। जब मैं भाषा व्यक्ति के सोच व्यवहार को उसकी समझ के माध्यम से प्रभावित करता हूँ कि बच्चा जो चीज़ सोचा, जो उसके अंतर्गत जितनी समझ है, उसके अंतर आत्मा जितना कह रही है, तो उसके अनुसार हम कार्य करें। एक ज्ञानी या शिक्षक और समाज के व्यक्ति का यही दायित्व है। और उसमें जब हम इसे यथार्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण व्यवहार समझकर भाषा के उचित आदर्श प्रस्तुत करने होंगे, जिसे रचनात्मक मौलिकता, विभिन्नता को स्वीकारगत होगा। जब इतनी चीजों को वह अपने समक्ष रख लेता है तो इसमें ये चीजें बहुत ही ज्ञान के अनंत स्रोतों में आज शिक्षक का भी एक स्रोत है। उसे ज्ञान की वृद्धि की जो गति में तालमेल बैठाना होगा। अज्ञानी समाज को भी शिक्षक के लिए ज्ञान के प्रतिमान या आदर्श परिभाषित करने के योग्य बनाना होगा। और आदर्श की व्याख्या, एक शिक्षक कैसा हो, आदर्शवान हो। एक ज्ञानी समाज में शिक्षक का कैसा निर्माण होना चाहिए, उसको आप मूल्यांकन, मतलब कि शिक्षक को छात्र के प्रति मूल्यांकन की जो तरीके हैं वो एकदम निष्पक्ष भाव से हो। और क्योंकि प्रथम शिक्षक माँ है जो जीवन देती है। मानते हैं ना, कभी होता है कि कहते हैं कि प्रथम शिक्षिका कौन है। ज्ञान के रूप में प्रथम शिक्षक को मैं किसको मानते हैं? माँ को मानते हैं। लेकिन माँ क्या देती है? जीवन देती है। और शिक्षक को भी माँ की भांति सहज शिक्षक बनाना होगा। इतनी अच्छी बात है कहा कि इस ज्ञान के द्वारा शिक्षक को भी माँ की भांति
सहज शिक्षक बनना होगा और निरंतर नवाचार, सजगता ज्ञानी समाज की कसौटी है। वो आदर्श भी है, आदर्श भी है। ठीक वैसे ही जैसे निरंतर सजगता प्रश्नता स्वतंत्रता की कीमत है, उसी समय मां भी एक शिक्षिका के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन करती है। अज्ञानी समाज में निरंतर सजगता ज्ञानी समाज के शिक्षक का आदर्श है। शिक्षक आदर्श हो और जो विकास का मार्ग है। शिक्षक का क्या है? छात्र के लिए एक विकास का मार्ग है, जैसे मां। तो दूसरा मार्ग विकास की विपरीत है, वह ज्ञानी समाज नहीं है। जब मैं भारतीय सभ्यता की बात करेंगे तो भारतीय सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धियां उनकी उन्नति को दर्शाता है। उन्नति को दर्शाता है या सदियों से अनेक धर्मों के संतों, कवियों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, खगोलविदों के प्रेरक योगदान के द्वारा ज्ञान प्रक्रिया निरंतर चलती रही है। उनके नवीन विचारों, सिद्धांतों एवं व्यवहारों के ज्ञान समाज के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है। वे वैदिक सूक्ति में जब वह कहा गया कि आनो भद्रा कृतोयन्तु विश्व, कहने का तात्पर्य है कि सभी दिशाओं में जो उदारतः विचार को आने दो, सभी दिशाओं में उदार विचार को आने दो। विचार तथा विचारधाराएं चाहे किसी भी देश एवं भाषा की विचार, चाहे विचारधाराएं किसी भी देश या भाषा को हो, जो समाज में आने दो ज्ञान के द्वारा। और जब हमें उक्त उन्मुख भाव के से ग्रहण करना चाहिए उसको। ज्ञानीय समाज की जब अवधारणा की हम बात करते हैं कि एक ज्ञानी समाज की क्या अवधारणा है, तो आज के संदर्भ में ज्ञानी समाज की चर्चा सर्वप्रथम किसने किया है? बातें आएंगी ज्ञानी समाज की चर्चा सर्वप्रथम किसने किया, तो आप कहते हैं कि पीटर ड्रकर ने। पीटर ड्रकर ने 1969 ईस्वी में की थी। लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान स्वरूप में केवल 1990 के में ही उसे स्पष्ट हो पाया गया। उसके पहले आर.एम. उनका नाम था आर.एम. हचिंस ने जो सूचना आधारित समाजों की चर्चा की थी, जब ऐसा माना गया कि सूचना अपने में पर्याप्त है और सबसे अधिक आधारित समाजों की जब चर्चा किया, सूचना देने वाला व्यक्ति या समाज अपने में एक बात उन्होंने सबसे अग्रणीय समाज की बात कहा और कहा कि अपने समाज अग्रणी होगा। उन्होंने ये भी माना था कि जहां शिक्षा का सर्वाधिक विस्तार है, कितनी अच्छी बात कहा था कि जहां पर शिक्षा का सर्वाधिक विस्तार है और उसकी सुलभता अपने में एक मानदंड बन जाएगा,
उसका यह अर्थ नहीं है कि गुणात्मकता की चिंता ही छोड़ दी जाए। नहीं, गुणात्मकता की चिंता छोड़ देना एक अच्छे समाज का यह दायित्व नहीं होता। इसकी अपेक्षा की जाए, छोड़ना नहीं, उसकी अपेक्षा की जाए। लगभग इसी समय 2 और विचारों का जन्म हुआ। उसमें एक विचार था कि सीखने वाला समाज, कितनी अच्छी बातें कहा कि एक उसमें जो विचार था, पहले विचार में था कि जब ज्ञान उसमें 1990 में, कि सीखने वाला का विचार, जिस चीज को हम सिखा रहे हैं उस सीखने वाले का विचार क्या है, सीखना चाह रहा है कि नहीं, सीखने की प्रवृत्ति उसमें विकसित हो रही है कि नहीं। और दूसरा था कि जीवन प्रयत्न, मतलब कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा वैसे में भी समान रूप में मनुष्य सदैव सीखता रहता है। और कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं कि हमारी शिक्षा अब समाप्त हो गई है। जब ये बातें, जब हम ज्ञानी समाज में, आज ज्ञानी समाज प्रत्येक समाज का मुख्य उद्देश्य बन गया है, प्रत्येक ज्ञानी समाज का एक मुख्य उद्देश्य ये बन गया है कि शिक्षा की विस्तार की चर्चा अगर ऐसी हम मानकर देते हैं, वैसे यूनेस्को 2002 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञानी समाज की परिकल्पना कोई नई नीति नहीं है। कहते ना कि वही समाज की परिकल्पना कोई नई नहीं है। यानी समाज की जो परिक्रमा करे कोई नई चीजें नहीं है, ये बहुत पुरानी है। उसकी जब हम परिभाषाओं में अगर हम लगातार परिवर्तन होता जाता है, तो एक तो इतिहास की अगर दृष्टि से हम देखें अगर प्रत्येक समाज को, तो ज्ञानी समाज था। इतिहास की दृष्टि से हम प्रत्येक समाजों को देखें तो आज के युग में वह ज्ञानी समाज है। अज्ञानी समाज के अंतर्गत यह सच है कि प्रत्येक ज्ञानी समाज की पहचान अलग थी। और उदाहरण के लिए हम बातें प्रस्तुत कर सकते हैं कि जैसे ग्रीस में सुकरात का समाज रहा, ग्रीस में सुकरात का समाज रहा हो, या जर्मनी में कांट का समाज रहा हो, अथवा हिंगल का समाज रहा हो, मिस्र में रेस का समाज रहा हो, का युग रहा हो, और चीन में कन्फ्यूशियन का युग रहा हो, समाज रहा हो। ज्ञानी समाज वो थे, किंतु उनके अगर हम प्रतिमानों में अंतर था, थोड़ा कुछ उनके प्रतिमानों में अंतर था। अगर हम भारत में ज्ञानी समाज की चर्चा अगर वेदों में मिलती है, कहते ना कि ज्ञानी समाज की चर्चा जब मुझे वेदों में मिलती है, तो जैसे हम ऋग्वेद में 4 संबंधी 4 में अगर कहा गया है ऋग्वेद में कि विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, ऋग्वेद में कि विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्यों को एक ज्ञानी और योग्य मंत्रविद के पास जाना चाहिए। और उसमें जब हम बातें उस ज्ञानी व्यक्ति के आचरण शुद्ध हों, जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं उसके आचरण शुद्ध हों, और प्रकृति से वह मैत्रिक भाव रखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ और अपने संदेह मिटाओ। अच्छे व्यक्ति के पास जाकर संदेह मिटाओ और प्रश्नों के सही उत्तर पाने की बात।
जाकर दूसरों के साथ ज्ञान बांटो और ईर्ष्यालु हो, स्वार्थी हो और धोखेबाज हो, उनसे दूर रहना ही हितकर है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा भारत में ज्ञानी समाज में। और जो ज्ञानवान समाज के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्वों की हम बातें करते थे, तो उसमें एक चीज़ उन्होंने रखा कि ज्ञानवान समाज की अवधारणा विश्व में तेजी से विकसित हो रही है और इस क्रांति के प्रमुख प्रेरक हैं प्रतिस्पर्धा एवं माहौल उत्पन्न करना। प्रतिस्पर्धा और नेटवर्किंग क्षमताएं जो हैं वो भी है ज्ञानी समाज के, और सामाजिक संबंधों के साथ जो धन अर्जित करना। और चौथी बात रही कि युवाओं की क्षमताओं और योग्यताओं का पहचानना, कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है और उसमें माहौल कैसे उत्पन्न करें कि समाज हमारे ज्ञान को ग्रहण करे। और नेटवर्किंग क्षमताओं का भी विस्तार हो रहा है, पत्र-पत्रिका के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, ये सब ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और सामाजिक संबंधों के साथ धन अर्जित करना कैसे किया जाए और युवाओं की क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानना भी। और जो हम ज्ञान दे रहे हैं वह युवाओं के क्षमताओं को भी पहचानना अति आवश्यक है। और ज्ञान का जब प्रबंधन इस रूप में चलता चला जा रहा है, तो जैसे जैसे ज्ञान अधिक मूल्यवान होता करें, कितनी अच्छी बातें करने जा रहे हैं लास्ट में, कि ज्ञान जैसे जैसे ज्ञान अधिक मूल्यवान होता जाता है, उसके उचित ढंग से प्रबंधन की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। तो उस ज्ञान को किस रूप में उसको प्रबंधन करें कि वह ज्ञान सुरक्षित रहे और सभी प्रकार के ज्ञान विकास में सहायक होते हैं। ये नहीं कि ये ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। विकास की दृष्टि से आपके अंदर जो भी ज्ञान है हर क्षेत्रों में वह सहायक होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। और जब योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल के हम लक्ष्य प्राप्त की दिशा की बातें करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए अग्रलिखित तरीकों से इसको अपना सकते हैं कि कैसे इसकी हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें 2-3 पॉइंट को गिना दे रहे हैं आपको। जैसे भारत के जो ज्ञानवान समाज के रूप में उभर कर आपके सामने आने से संबंधित मुद्दों को परिभाषित करना है और उसका स्वरूप निर्धारण और सार्वजनिक नीति का संप्रेषण भी करना है। और ज्ञान अगला जैसे और ले सकते हैं कि ज्ञानवान समाज में भागीदारी की बात, कितनी अच्छी बात है। भागीदारी से वंचित वर्गों का प्रयासों में शामिल होना। अगला पॉइंट में उसको और हम इस प्रबंधन को जोड़ सकते हैं कि सार्वजनिक, अगर हम बात करते हैं कि सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम का विकास हो, समाज को सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम का विकास करने से उसमें वृद्धि हो सकती है और ज्ञानवान समाज से संबंधित अनुसंधान के मुद्दे हों। और जोड़ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को सूचना और संचार के ढांचे के माध्यम से अभिव्यक्त करने के प्रयासों में लगे रहें। कर्मियों की ज्ञान के प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भागीदारी मिलना चाहिए और समान रुचियों वाले अन्य समूहों के साथ संपर्क स्थापित करें और इस तरह संपर्कों को बढ़ावा देना चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो सहायक तमाम गतिविधियां को बढ़ावा देना चाहिए।
जितनी गतिविधियां हैं उसमें भी बढ़ावा देना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रबंधन के लिए। समाज को ज्ञानवान समाज बनाने की दिशा में उठाया जाए। समाज को ज्ञानवान समाज बनाने की दिशा में उठाया जाए, और उठाया जाए तो कदमों को वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य होता है कि इस साल मेरा समाज कितना ज्ञानवर्धक बना, और उस साल ये सारी रिपोर्ट रख करके एक अच्छी ज्ञानी समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो आज मैं आज की वीडियो में यही समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को आज की वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और मुझे आशा और विश्वास है कि इस वीडियो को आप लोग सुनेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके आत्मसात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।